All right. Can we have the video, please? Calling upon Joint Director of Motion Education Private Limited, R.D. Sir. चलिए एक बच्चे की तरफ वेव कर दीजिए, वेव करते जाइए। कम से कम तालियां इतनी तो बजाओ, यहाँ तक आए तब तक प्रश्न नहीं कर सकते। हेलो हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है? यस सर। कैसे हैं आप लोग? ऐसा अपन शायद पहले भी मिल चुके हैं। शक्ल जानी पहचानी लग रही कई लोगों की। तो कब मिले? सारे लोग? कोई मैच ऐसा नहीं जिसमें ना गया हूं मैं। जल्दी फिनिश करते हैं। चल भाई, तो अपना टारगेट क्लियर है? क्या है भाई अपना टारगेट? IIT सिलेक्शन। कहाँ जाना है? IIT के अंदर, IIT तक नहीं। IIT के, अच्छा एक बताओ, IIT तक तो कोई भी जा सकता है? कोई नहीं जा सकता, कोई भी जा सकता है। अपने को IIT के अंदर जाना है। हाँ भाई, वहां हॉस्टल में रहना है, हॉस्टल लाइफ फील करना है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही काम, क्या है? पढ़ाई। क्योंकि देखो सीधी सी बात यह है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप चाहो कि कोई ऐसा ट्रिक बता दी जाए या कोई ऐसा मतलब जादुई छड़ी हो इंस्टीट्यूट के पास जो आपको सेलेक्ट करा दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा बताओ, अगर इंस्टीट्यूट किसी को सेलेक्ट कराता, सपोज मैं कह रहा हूं कि अगर इंस्टीट्यूट किसी को सेलेक्ट कराता तो क्या इंस्टीट्यूट के मालिक के सारे बच्चे IITian होते? होते कि नहीं होते? होते ना? अभी तक कोटा में तो किसी के नहीं है। सच्चाई है, अभी छोटे हैं। अभी हम ये तो नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरे बस में नहीं है उनको सेलेक्ट कराना। इसलिए इंस्टीट्यूट के हाथ में नहीं है आपको सेलेक्ट कराना। कोई भी बच्चा जब कोटा आता है तो उसका सपना तो ये होता है कि IIT जाना है, लेकिन मैं बता दूं कोचिंग का रोल मात्र 30%। जैसे मान लो अच्छा बच्चा है, मतलब थोड़ा इंटेलिजेंट है, तो उसका कोचिंग का रोल 30% है। अगर आप थोड़ा मतलब मान लीजिए कि थोड़ा ठीक हो, मतलब बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो, ठीक हो, तो आपके जीवन में रोल 40% हो गया इंस्टीट्यूट का बस। यानी मेजर रोल किसका है? आप ही सबसे बड़े अपने दोस्त हो, आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आप सोचो, सब कुछ आपके हाथ में। आप चाहो तो बहुत ऊपर जा सकते हो और आप चाहो तो अपने फ्यूचर को बिल्कुल बर्बाद कर सकते हो, आपके हाथ में। तो अपने को यह डिसाइड करना है कि क्या मुझे अपना फ्यूचर बनाना है या बर्बाद करना है। बर्बाद करना कोई सोचता नहीं है, लेकिन वो हो जाता है। तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि यार ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि उनका परसेंटाइल कम आता है, परेशान हो जाते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बोर्ड में परसेंटेज भी कम आता होगा, आया होगा, थोड़ा परेशान होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि सीधी सी बात यह है कि जब जागो, जिस दिन आपने सोच लिया कि मेरे को IIT जाना है, कुछ भी करके मैं IIT जाऊंगा, और आपने उस दिन से मेहनत करना शुरू कर दी, समझ लो आपका पहला रास्ता क्लियर। सबसे पहले तो अपने को पॉजिटिव रहना है कि यार मैं कर सकता हूं। मतलब मेरे में इतना टैलेंट है कि मैं जी जान लगा दूंगा
और सेलेक्ट होके दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आप जितने लोग द्रोणा के में हैं, पढ़ रहे हैं, देखे होंगे मेरे केबिन के बाहर लाइन लगी रहती है मिलने वालों की। हर बच्चे का एक ही है, सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सर समझ नहीं आ रहा। कोशिश यही कर लो, वर्चुअली शुरू। मनहूस हम ही लोग हैं, जहाँ जा रहे वहाँ लाइट कटवा रहे हैं। कुछ लोग का लाइट जाती है कहीं जाती नहीं, उसमें 2-4 लोग हैं वो ठीक है यार, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ लोग क्या होते हैं कि मानव जीवन से संतुष्ट नहीं होते। मेरे को ये जीवन क्यों मिला, मैं तो कुछ और चाहता हूं। तो बेटा लगे रहिए, भगवान सबकी सुनता है, कभी तो आपकी सुनेगा ना, तो ठीक है। हाँ मतलब अगला जन्म आएगा, कभी कभी क्या होता है भगवान जल्दी सुन लेता है, उसी जन्म में ना कुछ हो जाए। इसलिए कभी ये क्लास में भी बच्चे कुछ करते हैं, ये सब अराजक तत्व है। क्या है, ऐसे लोगों से अपने को दूर रहना है। क्योंकि होता क्या है कि आप घर से सोच के आए हो कि बहुत अच्छा करेंगे और शायद करते भी, लेकिन कुछ दोस्त अच्छे मिले और कुछ खराब मिले। देखिए जब बच्चा घर से निकलता है ना, तो पेरेंट्स के लिए लगता है मेरा बच्चा जो है ना बहुत बढ़िया, बहुत सीधा, ये तो गलत काम करेगा ही नहीं। लेकिन उसे नहीं पता उसके हॉस्टल के बगल में रूम में कौन रह रहा है। हो सकता है वो आपको बिगाड़ दे, हो सकता है कि इतना बढ़िया दोस्त मिल जाए कि आपके कंपटीशन को डबल कर दे। क्यों? मान लीजिए आपके बगल में जो आपके हॉस्टल के बगल में रह रहा है या पीजी में रह रहा है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है आपसे, लेकिन दोस्ती आपकी पक्की है। तो बताओ आपका नुकसान हुआ फायदा हुआ? फायदा। अरे आपको सिखाएगा, कुछ तो पूछोगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दोस्त भी बना रहे हो तो देखो कि अपने से इंटेलिजेंट हो। क्यों? तभी तो आप उसका फायदा उठा पाओगे। नहीं, और अगर मान लो आपसे थोड़ा कमजोर है तो आपका फायदा वो उठाएगा। अरे कोई ना कोई तो फायदा उठाएगा। तो अपने को बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ी थोड़ी याद रखनी है कि हाँ यार ये कोटा में करना है, ये कोटा में नहीं करना। बहुत सारे लोग आपको कोटा में नेगेटिव मिलेंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं किसी काम का नहीं हूं। ऐसे लोगों से दूर रहे, क्योंकि देखो सीधी बात यह है कि किस फिल्म का डायलॉग है कि जिस काम को करने की आप ठान लेते हो वो सातों कायनात उस काम करने में लग जाती है। सुने होगे ना? किसी को फिल्म का नाम याद है? सब्जेक्ट याद नहीं रहता। आप देखो बहुत सारे लोग पता क्या कहते हैं मेरे से, सर समझ तो सब आता है, याद नहीं रहता। अच्छा स्पेशली क्योंकि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, सबको पता है। केमिस्ट्री में लोग कहते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट रटने वाला है, नंबर कमाते हैं, क्योंकि उसमें याद रहता ही नहीं है, सब भूल जाता है। क्या भाई कितने लोगों को लगता है वो इंटेलिजेंट तो हैं लेकिन याद नहीं कर पाते? होता है। हाँ नंबर बढ़ाइए, जल्दी बढ़ाइए। हाँ झूठ मत बोलो। देखो फिर पेरेंट्स से और टीचर से तो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना, और नंबर बढ़ाओ। ये सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं और इन्हें क्या समझ लेते हैं, सब हो जाता है, बट याद नहीं रहता। वेरी गुड। तुम्हें अपने पापा का नाम याद? बताओ। याद है? तो इसका मतलब तुम्हारा तो मामला ठीक है। करेक्ट भाई। अगर आपको याद नहीं रहता तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही याद नहीं रहता, बाकी सारी चीजें याद रहती हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका दिमाग सही नहीं है? अच्छा आपको 20 साल बाद आपकी बुआ जी मिलेंगी, बुआ जी पिताजी की बहन, तो आप झुक के तुरंत जो है बुआ जी प्रणाम। मतलब आप 20 साल बाद भी अपनी बुआ को पहचान गए। इसका मतलब आपका दिमाग नॉर्मल है, आप नहीं हुए अब नॉर्मल। इसका मतलब याद तो सबको होता है। अच्छा आप फिल्म देखने जाते हो, कभी देखे होगे, कितने लोगों ने मूवी आज तक देखी नहीं? कौन चुतिया भाई बताइए। एक लोग नहीं देखी, इसका मतलब सब बहुत बढ़िया है। अच्छा कितने लोग हैं जो देखे हैं? मूवी तो देखे हैं भाई, ठीक है। मूवी देखना कोई बुराई नहीं है ना, अच्छी मूवी आती है तो हम लोग अपने कोचिंग में ही दिखा देते हैं। जब आप मूवी देख के आते हो
देखो सीधी घड़ी थी जिनको याद नहीं रहता, जब आप मूवी देख के आते हो तो क्या आपको उसकी पूरी स्टोरी याद रहती है? याद करो, सब याद रहता है। अब ऐसा क्यों? हम 4 पेज पढ़ते हैं नोट्स के, तो 4 पेज में कभी कभी तो ऐसा होता है कि 4 लाइन भी याद नहीं है, 4 पेज की 4 लाइन भी याद नहीं होती और मूवी की पूरी स्टोरी याद जाती है। तो गजब ही हो गया यार, ऐसे कैसे होता है? तो आप समझो, जब आप पढ़ते हो, जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हो, तो कुछ लोग तो जब नए नए मान लीजिए कोटा में आए, तो जब आप फिजिक्स का नोट रिवाइज करने लगे और रिवाइज करते हैं तो आपको दुनिया जहान के सारी बातें याद आती है, सारी। मम्मी घर में चाय बना रही होगी, कुछ कुछ को तो मम्मी दिखने लगती है कि मम्मी चाय पत्ती डाल दी है, चीनी खोज रही, मिल नहीं रही है। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? लड़कियों के साथ ज्यादा होता होगा, क्योंकि लड़कियां माँ से थोड़ा अटैच ज्यादा रहती हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपका अच्छा मूवी देखने गए 3 घंटे, क्या उन 3 घंटों में ईमानदारी से बताओ कभी माँ की याद आई? कभी याद आई माँ बाप की, माँ बाप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब लॉजिक क्या है कि आप फोकस्ड हो उन 3 घंटों में। उन 3 घंटों में आप क्या बिल्कुल फोकस्ड हो कि भाई यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं तो लगता है इसके अलावा दुनिया में सब कुछ है। तो जिस दिन आप फोकस्ड हो जाओगे कि नहीं, और आप फोकस्ड कब होगे? जब आपका टारगेट क्लियर होगा। मतलब टारगेट जो है ना, आपको उससे प्यार करो। आईआईटी के बारे में सोचो कि आईआईटी में क्या होता है, कैसे पढ़ाई होती है। अगर आप उनके बारे में सोचोगे तो आपको ये सब डिस्ट्रैक्शन सब खत्म। और जब कभी पढ़ते हो, जब कभी भी आप पढ़ाई करते हो, तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके पढ़ो, बिल्कुल स्विच ऑफ। बोले क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत सारी। आप सोचो कि आप बहुत मन से ऑर्गेनिक रिएक्शन याद कर रहे हो, एल्डोल कंडेंसेशन ना याद कर रहे हो, एकदम आपके बगल में मोबाइल रखा था, वो क्या हुआ? टू टू टू, क्या आ गया? मैसेज। तो आपको क्या लगता है, आप एल्डोल पढ़ोगे या पहले मैसेज देखोगे? सही बताओ, अच्छा क्या करोगे? कितने लोग एल्डोल पूरा करते हैं, मैसेज बाद में देखते हैं? झूठे। मुड़ के देखे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं भैया? मैसेज देखते हैं, मैसेज खोले एल्डोल तो चला गया किनारे। तो इसलिए आपको क्या करना है? फोन स्विच ऑफ कर दो। अच्छा बताओ, बोले फोन तो स्विच ऑफ नहीं कर सकते, क्यों? किसका इंतजार है तुम्हें? किसका फोन है? तो किसका इंतजार है? किसका फोन आने वाला है? कॉल सेंटर से क्रेडिट कार्ड ले लीजिए हैं? अरे भाई, क्या आपके माँ बाप का ही तो फोन आएगा? अरे तुम्हें पहले से बता दो ना कि मैं 8 बजे से 11 बजे तक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, फोन मत करना, मैं फोन स्विच ऑफ करके पढ़ती हूँ। क्या बुराई है इसमें क्या बुराई है? ये वही करेगा जिसे सेलेक्ट होना है, और जिसे सेलेक्ट नहीं होना, मान लो कोई कसम खा के आया, दुर्गा माई कसम, सेलेक्ट तो होना ही नहीं, तो फिर तो उसका तो कोई इलाज नहीं है ना, क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन तो आप ही हो ना अपने। जब आप ही, देखो हम लोग का काम क्या है? आपको सही सलाह देना, आपको मानना ना मानना वो आपके हाथ में। कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं कि ये तो सब इन गुरुजनों का तो काम है बोलना, इनको तो पैसा मिलता है बोलने का, भगवान 2 कान दिया है इसीलिए तो दिया है, एक से सुन लो। तो वो लोग कुछ नहीं कर पाते, वैसे हम आपको बताते हैं। क्योंकि आप सोचो, क्या पूरी मोशन टीम में कोई ऐसा आदमी है जिसके पास एक लॉजिक हो कि वो आपका सिलेक्शन रोके कि इसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए? एक लॉजिक बता दो, कोई लॉजिक है कि हम आपका सिलेक्शन ना होने दें? लेकिन हमारे पास 100 लॉजिक है जो आपको हम कहेंगे कि यार सिलेक्ट होगा तो अपना फायदा होगा। स्वार्थ भी है हमारा, पूरे मोशन टीम का स्वार्थ है कि आपका सिलेक्शन होगा, तो आपके सिलेक्शन की वजह से हम लोगों का भी फायदा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई? आप सिलेक्ट हो गए तो आप कम से कम 2-4-10 रिश्तेदारों के तो एडमिशन कराओगे ही ना भाई। अच्छा नहीं भी कराओगे तब भी वो आपसे पूछेंगे कहां पढ़े थे भैया, तो कहोगे मोशन में, तो अपने आप आ जाएगा। तो क्या फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा तो कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे बहुत नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा नुकसान बहुत हो गया।
तो क्या हमें अपने फायदे के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? और आपका फायदा तभी है जब आप सेलेक्ट होंगे। ध्यान रखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि यार पिताजी कह रहे थे इसलिए कोटा चले। कुछ लोग ऐसे होते जो अपना मन नहीं था लेकिन पिताजी कह रहे थे इसलिए कोटा आ गए। तो चलो एक बात समझते हैं कि पिताजी कह रहे थे इसलिए कोटा आ गए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या पिताजी का सपना आप ही तो पूरा करोगे और कौन करेगा? क्या पिता के सपने, पेरेंट्स के सपना पूरे करने का अधिकार आप ही को है कि नहीं? तो क्या उनके सपने को पूरा करेंगे कि नहीं? सपना पूरा करने के लिए क्या 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा? पढ़ेंगे कि नहीं? पक्का। अगर आप टीचर की बताई हुई सारी बातें मानेंगे और 15 घंटे कोचिंग मिला के पढ़ेंगे, आप 100% सेलेक्ट होके जाओगे। कोटा से आप 100% सेलेक्ट होके जाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। थोड़ा टाइम चाहिए, हर चीज का क्या होता है टाइम। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर पेशेंस नहीं रखिएगा तो फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप, हो सकता है कि आपने 12th में पढ़ाई नहीं करी हो। मान लो कितने बच्चे इसमें ड्रॉपर के हैं? सारे ड्रॉपर के हैं? सारे ड्रॉपर है, बहुत बढ़िया। तो हो सकता है कि आपने 12th में पढ़ाई ना करी हो, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं क्या उसको हम ईमानदारी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते। यार मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैंने 12वीं हिंदी माध्यम से करी, ठीक है, 2000 में। अब 12वीं जब हिंदी माध्यम से करी, उसके बाद मैंने कोचिंग पढ़ी कानपुर में, ठीक है। पहली बात तो मेरे को 12वीं में आईआईटी का पता ही नहीं था कि आईआईटी कुछ होता है। फिर किसी ने सजेस्ट किया, अपन ने बीएससी में एडमिशन ले लिया था। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि यार आप कर सकते हो। तो जैसे आप मेरे पास आ जाते हो कि सर बहुत गरीब है, थोड़ा फीस उस कम हो जाती, तो ऐसे हम लोग भी गए थे। इसलिए अपन थोड़ा थोड़ा कम कर देते कि हमें अपनी वैल्यू पता थी भाई, अपन भी ऐसे किए थे। तो अपन ने फीस उस कम करा के एडमिशन करा लिया। अच्छा क्या था कि वहां पे हिंदी के बैच नहीं थे। मैंने हिंदी करी थी, हिंदी से करी 12वीं, हिंदी के बैच ही नहीं थे। अच्छा गुरुजी इंग्लिश में पढ़ा रहे थे। अच्छा अपने को बहुत पल्ले नहीं पड़ता था वहां पे। क्या कानपुर में तो स्कूल भी अच्छे हैं, तो बच्चा इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता और गुरुजी इंग्लिश में जवाब देते। तो एक बार बच्चे की तरफ देखते, एक बार गुरुजी की तरफ देखते, लगता दोनों ही पता नहीं क्या बतिया रहे हैं। अपने कुछ नहीं समझ, एक ही सब्जेक्ट समझ में आता था। पता क्या समझ में आता था? मैथ्स तो बहुत तगड़ी थी हमारी, बहुत बढ़िया आता था। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो भाई साहब कभी कभी तो बहुत मन किया, सही बता रहे, बहुत मन किया कि छोड़ छाड़ के खत्म करो यार, कहाँ अपनी औकात की बाहर की चीज है, अपने तो है ही नहीं, किस्मत में नहीं है। आपने सब सुना होगा ना, समय से पहले। अच्छा याद करो, कितने लोगों ने स्टेटमेंट सुना है? समय से पहले किस्मत से ज्यादा आज तक किसी कुछ नहीं मिला। सबने सुना होगा, पेरेंट्स ने भी सुना होगा, सबने सुना है कि बहुत पुरानी कहानी है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिला। अच्छा बताओ ये बोलता किसके मुंह से सुने? पता है कौन लोग बोलते? जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी जो नाकाबिलियत है ना वो बताते हैं। या मैं किस्मत में ही नहीं था तो नहीं मिला, तुम्हारी किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ये फर्जीवाड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता। किस्मत उसमें कुछ नहीं होती। सही स्टेटमेंट पता क्या है? सही स्टेटमेंट ये है कि अगर समय से पहले जाग गए, अगर समय से पहले जाग गए तो किस्मत से ज्यादा पाओगे। ये है सही स्टेटमेंट। और वो समय है आपके पास। अभी ये नहीं कि अभी 2 महीने बाद पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगा, नहीं, समय है। फिर आगे आया भाई केमिस्ट्री के गुरुजी थे, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे ना, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो गुरुजी थे, तो चैप्टर चल रहा था रेडॉक्स नाम का चैप्टर चल रहा था। अपने कुछ पल्ले नहीं पड़ता था ना। टेस्ट आ गया, और मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री में आपको लगेगा सुन के कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। हम लोग के टाइम पे एंट्रेंस होता था कोचिंग के लिए भी। ऐसे नहीं कि मुंह उठाए और आईआईटी की तैयारी कर दी है, नहीं, कोचिंग में एडमिशन के लिए एंट्रेंस होता था। बड़ा टीका उका लगा के दही और चीनी खा के टेस्ट देने गए, एंट्रेंस, केमिस्ट्री का एंट्रेंस देने गए। सारा पेपर इंग्लिश में था, पेपर ही नहीं समझ में आ रहा, पूछ क्या रहा यार। अपन तो त्रिभुज वाले लोग थे, ट्रायंगल थोड़ी ना पता था, वह सब कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो हमने सोचा कि एक काम करता हूं, सारे टिक कर देता हूं, कहीं सारे सही हो गए तो फर्स्ट रैंक आ जाएगी। तो पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का डी, ठीक है मैं टिक कर दी।
रिजल्ट आया, ऊपर से नीचे तक देखा मैंने, ले नाम ही नहीं था। अब सोचो कि आईआईटी की प्रिपरेशन करने गए थे, सपना था आईआईटीएन बनना, कोचिंग में एंट्रेंस में नहीं हुआ। सोचो कितना बुरा लगा होगा, नहीं लगा होगा ना? फिर बहुत सोर्स सिफारिश लगाई गई, कुछ खोजा गया कि कोई तो एडमिशन करा दे, फिर सोर्स सिफारिश से एडमिशन हो गया मतलब अपन जुगाड़ उगाड़ लगा लिया, हो गया। अब रिडॉक्स नाम का चैप्टर चल रहा था, बहुत तेज पढ़ाते थे गुरुजी, बहुत तेज, कुछ पढ़ने नहीं पड़ता था, कुछ नहीं। उसके बाद टेस्ट आ गया, 1 हफ्ते में टेस्ट आ गया। अब कुछ समझ आएगा तो आदमी टेस्ट देगा यार। फिर अपना एकदम टीका चंदन लगा के, अपन यूपी वाले लोग तो बहुत मतलब टीका उका लगा के घर से निकले कि फोड़ के आएंगे, इस बार तो कुछ भी हो जाए फर्स्ट ही रैंक लानी है। पेपर देखे, फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा, फिर अपने वही टेक्निक लगाई, पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी, सब फर्स्ट लाना है। टेस्ट हो गया। अच्छा 3 दिन बाद गुरुजी आ गए रिजल्ट अनाउंस करने। ध्यान सुनिएगा, आपके मतलब की बात है। अब गुरुजी के हाथ में 2 लिस्ट थी, 2 कागज थे। एक कागज उठाए, पहला नाम बोले, कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तुमने यार फर्स्ट रैंकर खड़ा नहीं हुआ, बड़े यार नॉनसेंस है। फर्स्ट रैंकर, ये कैसे फर्स्ट रैंकर है भाई? आप फर्स्ट रैंकर क्लासेस थोड़ी ना छोड़ता है। सेकंड रैंक वाले को बुलाए, वो भी नहीं खड़ा हुआ। यार हमने गजब बेवकूफ लोग हैं यार, आते नहीं है कोचिंग। थर्ड रैंकर मेरा नाम था भाई साहब, सीना तान के खड़े हो गए, फोड़ दिए। अच्छा गुरुजी को पता था कि सोर्स से एडमिशन लिए, पता था उन्हें, बहुत याद रहता था। केमिस्ट्री वालों को तो वैसे याद रहता भाई, सब्जेक्ट ही है याद करने वाला। पता है गुरुजी क्या बोले? ऐसे, सोर्स से एडमिशन लिए थे ना जी सर, ऐसे ही पढ़ते रहो, आईआईटी तो छोड़ो, आईटीआई में भी नहीं होगा। ओए थर्ड रैंक थी यार, थर्ड रैंक थी, ऐसी बेइज्जती। पता थर्ड कहां से थी? नीचे से। 5000 बच्चे थे उस कोचिंग में, 5000 में से थर्ड रैंक थी फ्रॉम द बैक साइड। आप समझो। अच्छा आपने क्या पता, इसीलिए वो फर्स्ट सेकंड वाले उठ ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो पहले से पढ़ रहे थे, उन्हें पता था ये बिलो 20 वाली लिस्ट है। उसके बाद कोई नहीं खड़ा हुआ, नाम बुलाते गए, कोई खड़ा नहीं हुआ। हम ही बेवकूफ थे तो सीधे। अब यार अपने को पता होता कि बिलो 20 वाली, तो अपन भी नहीं खड़े होते ना भाई। अच्छा बुरा ये नहीं लगता है कि गुरुजी ने अपमान कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हम हमेशा क्लास में बोलता हूं कि स्टूडेंट मंदिर के घंटे के समान होता है। स्टूडेंट लाइफ का रूल है। अबे तुम तो कुछ भी नहीं हो घंटे, हम लोग तो बहुत बड़े घंटे थे, कोई भी बजा के चला जाता था। पेरेंट्स बैठे, उन्हें याद होगा, अपने तो मारते थे अपने तो। आजकल तुम लोग कौन टीचर मारता है भाई? हम लोग के टाइम पे गुरुजी कैसे पढ़ाते थे? हाथ नीचे, हाथ नीचे, और जैसे हाथ नीचे के मिला के दिए, ये पढ़ाई थी भाई। और जहां भी आज उस तरह का प्यार जिंदा है ना, ये थोड़ा वाला, वहां आज भी लोग संस्कारी हैं और पढ़ रहे हैं। ये तो गड़बड़ हो रहा है मामला कि अब तो सुनी नहीं रही है। तो भाई साहब अच्छा बुरा ये नहीं लगा कि भाई टीचर ने अपना बेइज्जती कर दी, नहीं। ये जो फ्रंट रो पे लड़कियां बैठती है ना, नहीं, ये कोचिंग में जो फ्रंट रो पे लड़कियां बैठती है, जब मुड़ मुड़ के देखती है ना कौन बेवकूफ है, वैसे वो बहुत बुरा लगता है। क्या भाई बुरा लगता है कि नहीं? मतलब सॉरी पलट पलट के देखी कौन है जिसका आईटीआई में भी नहीं होगा। गजब ही हो गया। आप सोचो क्या इतनी बेइज्जती के बाद कोई आईटी की प्रोफेशन करेगा? नहीं। कैसे करेगा है? तो समझ में भी नहीं आ रहा, और लोग करें आईआईटी छोड़ो। कोई टीचर तुम्हारे क्लास में कह दे कि तुम्हारा तो नहीं बेटा, तुम ना आईटीआई लायक भी नहीं हो, तो तुम पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे क्या? अरे यार अपन तो गुरुजी कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बेकार है। वैसे विश्वास करिए, हम मेरी क्लास में उस समय 700 बच्चा था। तब जब आज से 24 साल पहले 700 बच्चा हुआ करता था एक क्लास में, अभी 1300 है कानपुर में एक बैच में। ये तो लोग कह रहे थे ना कि भीड़ बहुत है। अब बिना एसी कूलर के, पंखा ही था केवल, पसीना टप टप गिरता था, तब भी लोग पढ़ने वाले पढ़ते थे। ठीक,
चलो भाई, रोना गाना हो गया, क्लास में रोना तो आता ही है यार, ऐसी बेइज्जती। अच्छा बात ये कि आप ना पढ़ो, कोई बेइज्जती कर दे तो ठीक है, अपन तो पढ़ ही नहीं रहे ना, ठीक है, इट्स ओके। पढ़ते भी बहुत थे, 15 घंटे पढ़ता था मैं रोज, 15 घंटे सेल्फ स्टडी, 15 घंटे सेल्फ स्टडी। और वो 15 घंटे कैसे कोई पढ़ सकता है? क्योंकि तब के टाइम पे, एनएस सर ने भी कानपुर में भी पढ़ी है, तो तब के टाइम पे एक दिन में एक क्लास होती थी 2 घंटे की, और अगले दिन 2 क्लास होती थी 2 घंटे की, बस हो गया कोर्स। और सोचो कि पूरा सिलेबस पढ़ाने के लिए कितना तेज पढ़ाते होंगे, मतलब हफ्ते में 3 क्लासें होती थी बस। ओ भाई साहब, गजब ही माहौल चलता था, खटखट होता था, लोग नोट ही नहीं कर पाते थे, मतलब बहुत तेज चलता था भाई साहब। आप समझिए कि मन ही टूट गया कि नहीं यार, अब बेकार है, कुछ नहीं हो सकता मेरा। बीएससी में अपन एडमिशन लेते हैं, अपनी औकात के बाहर की चीजें, बहुत टफ एग्जाम है। फिर एक मेरा बुआ का लड़का बीएचयू में था, उसको पीसीओ से जाके फोन किया, क्योंकि फोन नहीं हुआ करते थे पहले, पीसीओ हुआ करते। उसने बोला क्यों परेशान हो यार, सब हो जाता है। एक मार्केट में बुक आती है पी बहादुर, उसी से पेपर बनाते हैं गुरुजी, रट लो सब हो जाएगा। उसी बुक से बनाते हैं, वो तो मना करते हैं कि किसी के हाथ में पी बहादुर तो हाथ तोड़ दूंगा, बोला इसलिए तो मना करते हैं, क्योंकि सब तो उसी से पढ़ लोगे तो पेपर फंस जाएगा। अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट थे, किसी बोलते थे कि पी बहादुर बहुत बेकार बुक है, किसी काम की नहीं, आधा गलत है, कोई ले मत लेना, गुरुजी ऐसे बोलते थे। अरे हमने कहा ये है कहानी। वैसे पी बहादुर खरीद के लिए जो रट्टा मारे ना, अपने तो क्या फुल स्टॉप कॉमा भी याद हो जाता है, अपने तो फंडे क्लियर है। मैथ्स अब होता है 10th क्लास में मेरे 100 में 100 है, मैथ्स में आता कुछ नहीं था, बताओ क्यों? अरे सब याद है, कोई क्वेश्चन बोलो सब याद। और क्या होता है 10th में तो सारे बोर्ड पिछले 15 साल के क्वेश्चन उठा के लगा लो, सब वही आ जाते हैं, सब फुल स्टॉप कॉमा सब याद कर लेता तुम्हें, कुछ नहीं। अच्छा, तब के टाइम आपको तो इतनी फैसिलिटी मोशन में, इतनी फैसिलिटी है, आपके पास डाउट काउंटर है, टीचर से पूछ लो, है कि नहीं? हम लोग के टाइम पे टीचर से बात करना अलाउड नहीं था, बात नहीं कर सकते थे आप, बस जो पढ़ा रहे देख लो, आ गया तो ठीक है, अपने घर जाओ। तो हम लोग क्या करते थे, भगवान का प्रसाद है, जो लिखा है उसको रट लो, होता होगा। अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, रट्टा जो फिजिक्स, आप सोचो कि फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट मैं रट लेता था, सब रट लेता था, और क्वेश्चन भी रटे हुए से आ गए, सिलेक्ट भी हो गए। उसने बोला कि कहाँ पी बहादुर लाओ यार, पी बहादुर से पढ़ लो सब हो जाएगा। तो अगला चैप्टर रिडॉक्स खत्म होने के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया था। अच्छा, मैंने रिडॉक्स एकदम रटना जो शुरू किया ना, उसमें हमें लगता है कि एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन थे, वो भी सॉल्व, सब सॉल्व का क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन सब रटना शुरू किया। तब तक कुछ दिन में समझ में भी आने लगता है। अगर आप भागोगे नहीं तो समझ में आएगा। अगर सोचो कि मैं उस समय अपनी बेइज्जती सोच के भाग जाता तो क्या आज यहां होता? नहीं। अपन भी बीएससी करके कहीं क्लर्क और रेलवे में ड्राइवर, वही तो सब होते यार, अपने दोस्त सारे वही हैं जो अपने साथ 10वीं 12वीं के, सब रेलवे में ड्राइवर और कोई क्लर्क, कोई बैंक में, ऐसे ही है। पी बहादुर लाके जो रटना शुरू किए ना, और समझ में भी आने लगा। फिर अगला टेस्ट आया, सबके आंसर याद थे मेरे को, सबके, मतलब जो क्वेश्चन देखे। अच्छा, ऐसा नहीं था केवल आंसर याद थे, सब्जेक्ट भी आता था, मतलब कर भी सकते थे अपन। अरे ये 2-4 क्वेश्चन जो उन्होंने बुक के नहीं डाले थे, मतलब 20-25% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बुक के नहीं थे, कहीं और से थे, उन्हें छोड़ दिए, बाकी सब खट हो गया, और उन्हें मजे ही आ गया यार ना। अब ऐसा फिर रिजल्ट आया, गुरुजी फिर आए, रिजल्ट आया तो जो टॉप बिलो 20 वाली लिस्ट थी उसमें तो कहीं नाम नहीं था। अपन तो इसी से खुश हो गए कि कम से कम बेइज्जती तो बची, नहीं फिर कह देंगे आईटीआई में होगा ना। तो भाई सब ठीक है। और जब दूसरी लिस्ट जब निकाली तो उसमें पहला नाम अपना ही था, और फिर रोना आया, मतलब खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। जीवन में पहली बार कहीं फर्स्ट आए थे, स्कूल में भी नहीं आते थे अपन, तो एक मैसी आती थी, बाकी तो ठीक है ना। तो अब उसके बाद समझो, उसके बाद गुरुजी फिर अपना माइक वाइक कहने लगाते थे, ऐसे इसके बगल में बैठे थे, गुरुजी को लगा सब नकल करके लाया। तो हमने कहा सर मेरे को तो, मैं तो किसी को जानती नहीं, दोस्त अपने थे ही नहीं कोई।
तो बोला कि अपने आप की हो? हमने हाँ सर जितने किए हैं तो अपने आप किए। बोले बोर्ड में कर सकते हो? हमने हाँ सर जितने सही हैं उसमें आप कोई भी आप मेरे से बोर्ड में करा सकते हो। फिर गुरुजी का स्टेटमेंट सुनिए, ऐसे लोग आईआईटी में जाते हैं, सीखो ऐसे लोग। अब आप सोचो यार जिसका केमिस्ट्री की एंट्रेंस में नहीं हुआ था, सोचो तो पूरे मोशन डिपार्टमेंट तो केमिस्ट्री को लीड कर रहा है यार। अचीवमेंट है ना, आपका भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। घबराना नहीं है कि आपका तो क्या होता है कि 2 दिन नहीं समझ में आया, बस मात्र 2 दिन एप्लीकेशन सर रिफंड। जीवन में अगर ऐसे ही करोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे कुछ तसल्ली तो रखो, पेशेंस तो रखो भाई, समझ में आएगा। लेकिन कब आएगा? जब आप ईमानदारी से डटे रहोगे। ऐसा अच्छा बताओ, ऐसे क्या तीरंदाजी का सब्जेक्ट चल रहा है जो आपको समझ ही नहीं आएगा? ऐसा क्या फारसी पढ़ाई जा रही है क्या क्लास में? भाई आपको समझ नहीं आता? आपके पास तो कितनी फैसिलिटी है यार, आप बताओ। आपके पास फैसिलिटी नहीं है क्या? आप क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहे हैं, आप कोई डाउट पूछते हो तो क्या आपको टीचर बताते हैं कि नहीं? बताते हैं ना। फिर क्या दिक्कत है? ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी। एक फिजिक्स ही बता देता हूँ, थोड़ा टाइम कम है। फिजिक्स में एक हमारे सर थे, बहुत मतलब कानपुर में बहुत इंटेलिजेंट सर थे, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट। जो लोग कानपुर को जानते हैं सबसे इंटेलिजेंट कानपुर में वही है। वैसे वो क्या करते थे कि बैठे रहते थे और बच्चे डाउट पूछते थे। अच्छा अपने को डाउट वाउट कुछ नहीं था, डाउट क्या, जो समझ में आता हो तो डाउट आएगा ना। तो लेकिन मैंने सोचा कि यार फीस तो अपन ने भी भरी है, डाउट पूछने का अधिकार तो हमारा भी है, पैसा तो बराबर ही दिए भाई, तो अपन भी लाइन में लग गए कि डाउट पूछेंगे अक्सर से। हमारा नंबर आ गया, बोले हाँ बोलो। बोले सर डाउट था। बोले क्या डाउट? ये बुक का सर एक्सरसाइज 2 का 3 नंबर। ऐसे पता है, ऐसे बुक लिए, ऐसे बुक फेंक दिए जमीन में। पता क्या बोले? गार्ड से पूछ। बुक पता कौन सी थी? एससी वर्मा। ऐसे फेंक दिए, बुक के 2 टुकड़े हो गए, बुक के फट से एससी वर्मा 2 टुकड़े। और कह रहे गार्ड से पूछ। बस अब अपनी बुक उठाए, बैग में रखे, रास्ते पर साइकिल चलाते चलाते 10 किलोमीटर दूर था मेरा घर, साइकिल से जाता था 10 किलोमीटर ना। इतना पैसा नहीं था अपने कि अपन कोई कार वार खरीदे और मोटरसाइकिल खरीदे। अब भाई साहब सोचो, रास्ते भर साइकिल से मैं ये सोचता रहा कि यार गार्ड को एससी वर्मा कैसे आती होगी। तो फिर मन बहलाया कि यार इतने साल से खड़ा है क्लास के बाहर, हो सकता है सीख गया हो। बाद में पता चला वो एससी वर्मा को बहुत तुच्छ बुक मानते हैं, छूटते ही नहीं है एससी वर्मा। क्वेश्चन किसके बताते हैं? इरोडो, नाम सुने हो कभी? क्रोटो, इरोडो, क्रोटो, अभय कुमार सिंह, ऐसी बुकों के क्वेश्चन को एंटरटेन करते हैं। एससी वर्मा तो उनके लिए कूड़ा है ये। अब सोचो वो फर्स्ट एंड लास्ट डाउट था जो अपन ने गुरुजी से पूछा, उसके बाद तो कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। जो पढ़ा दिया बस उतना ही है, रट लिए। होता है, मतलब आप ऐसे देखो, 2 तरह के लोगों का सिलेक्शन होता है भाई। एक तो सुपर इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट का तो होना ही है। जिसकी रैंक 1 से 10 आती है, जिसकी रैंक 1 से 10 आती है, क्या वो सुपर इंटेलिजेंट है? बिल्कुल है, उसका तो सिलेक्शन होनी। 1 से 10 रैंक वाला तो गजबी बच्चा भाई साहब, उसका तो क्या ही दिमाग चलता होगा, कंप्यूटर तेज चलता है। नॉर्मल जनता जब पैदा होती है तो क्या क्राउन रोती है? सब रोए होगे तुम लोग? क्या भाई नहीं रोए? तो मम्मी से पूछना पड़ेगा ना। तो क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, और जो 1 से 10 वाले हैं ना, जब ये पैदा होते हैं तो पता है क्या करते हैं? कहनी जा रहा, ये इस कैटेगरी के लोग हैं। तो इससे अपना कोई कंपैरिजन? जाओ भाई जाओ ना, तुम अलग हो, ठीक है। तो ऐसे मतलब, और दूसरे होते हैं हार्ड वर्कर। मतलब अगर आपने मान लो किसी को लगता, वैसे तो ऐसा होता नहीं कि दिमाग बहुत नहीं है, ऐसा नहीं होता, होता नॉर्मल दिमाग सबके पास होता है। लेकिन अगर आप हार्ड वर्कर हो ना, मान लो इंटेलिजेंट बच्चा है, वो 6 घंटा पढ़ता है, हम थोड़ा इंटेलिजेंट कम है तो हम 10 घंटा पढ़ेंगे, बराबर हो जाएंगे। हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा ना। अगर आप हार्ड वर्कर बनोगे तब भी सिलेक्ट हो जाओगे। तो या तो आपके पास एक्स्ट्रा एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग हो,
या नहीं है तो क्या करें? हार्डवर्कर बन जाए। अरे सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं है जो आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता। मैं यहां इस मंच के खड़े होकर कह सकता हूं कि अगर मेरे जैसा बच्चा आईआईटी में जा सकता है तो यहां बैठा हर एक बच्चा आईआईटी में जा सकता, 100% गारंटी के साथ, 100%। क्योंकि आपको बता दूं, आपके पास तो बहुत सुविधाएं हैं, आपके पास किस चीज की कमी है? आपके पास किस चीज की कमी है? मैं आपको अपने बारे में बता दूं, जब मैं 9 महीने का था तो मेरी मदर एक्सपायर करी थी। 9 महीने का था, मेरे को मदर की शक्ल तक याद नहीं है, ना फोटो है अपने पास। 9 महीने का, ठीक। और जब 5th क्लास में तो फादर एक्सपायर किए थे। 6th क्लास से ट्यूशन पढ़ा के मैंने पढ़ाई करी, 6th क्लास से। सोचो 6th क्लास का बच्चा, कभी सुना है आपने कि 6th क्लास का बच्चा काम करता हो? जब हमारे जैसे लोग यार आईआईटी में हो सकते हैं तो आपके पास तो सारी सुविधाएं हैं। आप बता दो आपके पास क्या सुविधाएं नहीं? अरे भाई साहब, हम लोग पढ़ाई का छोड़ो, खाने का सोचते थे कि आज रात का खाना कहां से आएगा। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। फिर भी अपन ने मतलब हिम्मत नहीं हारी और लगे रहे। क्योंकि हमारे लोगों को जब अपन कानपुर में तैयारी करते थे आईआईटी की तो केवल एक ही थॉट, कभी लगता था ना कि यार हमारे दोस्त मूवी देखने जा रहे हैं, तो अपने मन में केवल एक ही ख्याल आता था कि सेलेक्ट नहीं होंगे तो करेंगे क्या? ना तो घर में जमीन है, ना घर है, ना माँ बाप है, नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या? तो वैसे मूवी देखने का प्लान तुरंत ही कैंसिल हो जाता था, तुरंत कैंसिल, अपने काम पे लग जाओ। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आप बहुत अमीर है, बहुत टाटा बिरला के बराबर आपके पास संपत्ति है, तो मत पढ़ो। क्यों? अरे उस संपत्ति को संभाले कौन? क्या जरूरत है पढ़ के? नौकर लगाओ, सब करेंगे मस्त। लेकिन अगर आप मीडियोकर फैमिली के हो और अगर बहुत गरीब नहीं हो लेकिन बहुत अमीर भी नहीं हो तो पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे को यहाँ पसंद नहीं है, मेरे को माहौल समझ नहीं आता, मेरे को पानी सूट नहीं कर रहा, ये गरीब आदमी को इस तरह की बातें करने का अधिकार नहीं होता। गरीब आदमी हमेशा एडजस्टमेंट में काम चलाता है। मीडियम फैमिली के लोग एडजस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पता है, मेरे पास तो रोज ही आते हैं कि सर कोटा में सर मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? पता नहीं सर, अच्छा सा नहीं लग रहा। अब एक बात बताओ, जब तुम्हारे पिताजी की शादी हुई थी, मम्मी आई थी और मम्मी कह देती कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस घर में, तो तुम आते? क्यों? मम्मी भी तो दूसरे घर से आई थी ना। तो बूढ़े सास ससुर कितने खड़ूस हैं यार, नहीं मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी। सोच के देखो, अरे हिंदुस्तान में सब क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। भाई थोड़ा एडजस्ट करिएगा तो आप बहुत ऊपर जाइएगा। एडजस्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी। अच्छा नहीं लग रहा, अरे भाई कोटा अच्छा बुरा देखने आए हो, पढ़ने आए हो। मतलब कुछ लोग तो कहते थे सर पानी सूट नहीं कर रहा। मुझसे पूछो कहाँ के हो? बोले यूपी के। तो यूपी के आदमी को पानी कब से सूट नहीं कर रहा भाई? महाराष्ट्र को होता, मुंबई को होता तो समझ में आता। यूपी बिहार के लोगों को कौन सी जगह सूट नहीं होती? अरे बिहार का आदमी लैया चना खा के आईएएस बन जाता है, कहाँ हुआ? बिहार का आदमी का ना तो देखता है कि पैंट फटा है कि शर्ट फटी है, कि 4 दिन से नहाया कि नहीं नहाया, खाने को है कि नहीं, सत्तू खा के शरबत पी के आईएएस बना है। कहाँ यार यूपी बिहार के लोग तो मेहनत पे भरोसा रखते हैं। और ये जितने हैं ना कि समझ नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, इनको क्या पैसे की आदत लगी है, पिताजी के पैसे को उड़ाने की, कि पिताजी का पैसा है। अच्छा, उनको समझ नहीं आता कि पैसा कहां से आता है। पैसे की वैल्यू पेरेंट्स बैठे वही समझते हैं। पैसे की वैल्यू कौन समझता है? जो पैसा कमाता है। पैसे की वैल्यू केवल वही समझता है जो पैसा कमाता है। भाई साहब, आपको अगर कोटा आपके पेरेंट्स ने भेजा इतना पैसा खर्च करके, आपको भगवान की तरह उनकी पूजा करनी चाहिए। आपके लिए भगवान है वो। जोरदार ताली बजाइए पेरेंट्स के लिए, क्योंकि एक पेरेंट्स को, नॉर्मल फैमिली के पेरेंट्स को कोटा भेजना ये बहुत बड़ी बात है। आप सौभाग्यशाली हैं जो आप कोटा आ गए हैं। नॉर्मल आदमी की बस की नहीं है। आपको क्या लगता है इतना आसान है कोटा भेजना? हमें नहीं पता क्या कोटा में हॉस्टल की फीस क्या है, कोचिंग की फीस क्या है, इतना नॉर्मल बात है। तुम्हें तो क्या लगता है? अरे ठीक है, पेरेंट्स का तो काम है, फर्ज है, उनका तो फर्ज है। कुछ लोगों को, बच्चों को ऐसा लगता पापा ने, भाई बेटा तुम्हारे लिए मैंने बहुत किया है। लोग क्या किया? बोले तुम्हारे को पढ़ाया लिखाया,
नया क्या है, सभी तो करते हैं। ये कोई बात है, सभी तो करते हैं। अरे यार, जब तुम बाप बनोगे ना बेटा, तब तुम्हें समझ में आएगा। बहुत मुश्किल होता है अपने पैसे बचा के आप बच्चों को पढ़ाना। स्कूल में पढ़ाना लग रहा था, उधर कहाँ फीस लगती है स्कूलों में, लेकिन यहाँ कोटा भेजना, हॉस्टल में रहना, उनके मन से पूछो, अपने सारे खर्चे जो अपने उनके शौक हैं सब दबा के कम करके वो आपको कोटा भेजते हैं। और आपका केवल एक ही कर्तव्य है कि जो आपके पिताजी ने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको इंटरेस्ट के साथ वसूल लो। और वो तभी हो सकता है जब आप IITian बनो, तभी हो सकता है। इंटरेस्ट के साथ कब आएगा, जब आप IITian बनोगे। क्या सारे लोग दावा करते हैं मैं IITian बन के दिखाऊंगा? पक्का? और यहाँ बेटा हर एक बच्चा IIT में जा सकता है अगर आप इंटेलिजेंट हो, नहीं अगर आप मेहनती हो। क्योंकि देखो, अच्छा मैं तो कहता हूं चलो IIT में गए नहीं, लेकिन क्या कोटा में रह के क्या आप 15 घंटे मेहनत करना सीख जाओगे? और अगर जो बच्चा हिंदुस्तान के किसी शहर का बच्चा अगर 15 घंटे मेहनत करता है तो जीवन में कभी असफल नहीं होगा। क्या इस बात से आप सहमत है कि नहीं? तो कोटा एक ऐसा प्लेस है जहां आपको मेहनत करना सिखा दिया जाता है। सिलेक्शन हो नहीं हो, रैंक आए नहीं आए, डजंट मैटर, लेकिन क्या हम यहाँ आके मेहनत करना तो सीखेंगे? अगर मेहनत करना सीख जाते हो तो जीवन में आप कभी असफल नहीं होंगे। यही बोलते हैं, अभी एडमिशन आएंगे आपको बताएंगे कि कोटा जो आता है उसमें 5% बच्चा IIT में जाता है। मान लो कोटा आने वाला बच्चा 5% IIT में जाता है, तो क्या 95% बच्चा बेकार हो गया? नहीं, वो 95% भी सक्सेस अपनी फील्ड में होता है। IIT में नहीं गया तो क्या हुआ? दुनिया में बहुत फील्ड है जहां आप अपना परचम लहरा सकते हो। क्या हर सक्सेसफुल IIT, क्या हर आदमी सक्सेसफुल आदमी IITian है? सोच के देखो, आप जितने बड़े बड़े नाम जानते हो क्या सारे IITian हैं? क्या मुकेश अंबानी IITian है? क्या अजीम भाई प्रेम जी IITian है? नहीं। तो हर सक्सेसफुल आदमी IITian, लेकिन और हर IITian सक्सेसफुल नहीं है। बात समझो, दोनों में हर सक्सेसफुल आदमी IITian नहीं है और हर IITian सक्सेसफुल नहीं है। तो हमारा सपना ऐसा नहीं है कि हम एकदम IITian बनेंगे तभी सफल होंगे। आपका ईमानदारी से पता है, मेरा मानना यह है कि सिलेक्शन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर यह कभी फील ना आए कि अगर मैं कोटा गया था, पढ़ लेता तो आज अच्छी जगह होता। मतलब आप जितना अपना 100% दे सकते हो, 100% लगा दो। जितनी मेहनत कर सकते हो, मैक्सिमम जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, रिजल्ट आना तय है। मतलब आपके जीवन में आपको लगा, मान लो आपकी शादी वादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर आपको लगा यार कोटा गया था, पढ़ लेता तो आज अच्छी जगह होता, तो अभी पढ़ लो ना, फिर बाद में सोच के क्या फायदा। इसलिए अभी मेहनत कर लो, जी जान लगा दो, जी जान लगा दो, सब अच्छी जगह जाओगे। मैं आपको बता दूं, सारे लोग सिलेक्ट हो सकते हो, बहुत आसान है। IIT के आपको सबकी क्लास में मैंने बताया IIT का एग्जाम बहुत आसान है यार। 22% में IIT मिल रही है, लड़कियां बैठी है 17% में IITian बन जानी है। क्या लड़कियों तुम बताओ, तुम लोग 17% स्कोर नहीं कर सकते हो? 17% में IITian बन जाओगे। 17 दुनिया का जो सर्वे हुआ उसको पूरे दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम IIT को घोषित किया, सेकंड टफेस्ट एग्जाम। लेकिन मेरी समझ में सबसे आसान एग्जाम यही है, सबसे आसान एग्जाम। जिसने 17% में सिलेक्शन हो रहा है उसे टफ कहोगे क्या? अरे भाई पढ़ने वाले ही नहीं है। 12 लाख बच्चा एग्जाम देता, सबको पता है ना। 12 लाख 125 नंबर, 300 में 125 नंबर से ज्यादा वाले बच्चे कितने हैं पता है? 25,000। अभी इसी बार का सर्वे है, जिनके 125 नंबर से ऊपर हैं वो बच्चे कितने हैं? 25,000। अब बताओ, क्या 300 में से क्या हम 125 नंबर नहीं ला सकते? इसका मतलब 125 प्लस लाओगे तो आप टॉप 25,000 में हो। इसका मतलब 25,000 बच्चों का ही कंपटीशन है बस। ओवरऑल कंपटीशन देखोगे तो IIT का जो कंपटीशन है वो 25,000 बच्चों का है। अच्छा 25,000 में कितने सेलेक्ट हुए? 12,000। 25,000 में कितने सेलेक्ट हो रहे? 12,000। अब इससे अच्छा कोई बता दो कि इससे आसान कोई कंपटीशन हो? कोई एक कंपटीशन बता दो कि इससे आसान कोई कंपटीशन हो पूरे हिंदुस्तान में? सबसे आसान कंपटीशन है। लेकिन बस आपको क्या चाहिए? ईमानदारी, ऑनेस्टी से पढ़ना पड़ेगा। जो टीचर आपको होमवर्क दे वो करना पड़ेगा।
अगर आप इतना करते हो 100% सिलेक्ट हो भी जाओगे। अभी आपके ऊपर है कि अभी कितने लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, मैक्सिमम सब ले रहे। अच्छा सोच के देखो, तुम बताओ वाला, तुम्हारे हॉस्टल में कितने लोग पढ़ते हैं? सही बता ना, कितने? तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे हॉस्टल में कितने लोग पढ़ते हैं ईमानदारी से? नहीं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अब आपका दिमाग क्या लगाना कि आप क्या पढ़ने वाले में हो या ना पढ़ने वाले में हो, ये डिसीजन आपका है। पढ़ते बहुत कम है, कोटा आना सॉल्यूशन नहीं है कि कोटा आ गए अब तो भाई साहब 100% सिलेक्शन होगा। नहीं, कोटा आना तो एक सीढ़ी थी जो आपने पार कर ली। दूसरी सीढ़ी क्या है? ईमानदारी से पढ़ना, ईमानदारी से रोज 8 से 9 घंटा सेल्फ स्टडी करना है कोचिंग के अलावा। और आप ये तभी कर सकते हो जब सोना कम करो। मिनिमम 5 से 6 घंटा सोइए, बाकी टाइम पढ़ते रहिए, होमवर्क करते रहिए, पक्का सिलेक्ट हो जाना है। चीजें समझ में नहीं आए, सर से मिलो, डाउट काउंटर मिलो, पूछो, धीरे धीरे आप देखोगे कि सब स्मूथ हो जाएगा। अच्छा क्या होता है, बिगिनिंग में ही जो हिम्मत हार जाती है, मान लो आपको तो 1 हफ्ते में हिम्मत हार गए, 1 हफ्ते में ही खत्म हो गए, अरे यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं तो घर जाऊंगा, बस खत्म, फिनिश। अरे भाई टाइम तो दो, समय लगता है। एकदम से आप जो बोर्ड पढ़ के आए हो, बेसिक पढ़ के आए हो, स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ने में आपको समय लगेगा, लेकिन लगे रहे तो हो जाएगा। अब उसका अच्छा एग्जाम्पल मेरे से अच्छा कोई नहीं हो सकता। मैं लगा रहा तो आज आपके सामने हूं और आप सुन रहे हो। चला गया होता कहीं बीएससी तो ठीक है, इट्स ओके। तो क्या भैया सब मेहनत करने को तैयार है? पक्का? कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जीवन में सफल होके दिखाएंगे, पक्का? बोलो भारत माता की। अरे वो सिस्टम की पीपीटी सिस्टम, अब थोड़ा सा मोशन के सिस्टम की बात कर ली जाए। वैसे तो इन बच्चों को जरूरत नहीं है ज्यादा सिस्टम के बारे में जानने, क्योंकि सब तो क्लास कर ही रहे, 2-3 मिनट में फटाफट स्टार्ट कर दो। चल वीडियो चलेगा ना, पढ़ाते रहो। हाँ भाई, तो कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ भाई कैसे क्या करने, वैसे आपको सब पता है ना, क्योंकि सब मैक्सिमम की क्लास चल रही है। कॉर्पोरेट ऑफिस है, सबको पता है। ये अपना दक्ष कैंपस है जहां नीट डिवीजन चलता है। आपके भाई बंधु अगर किसी को नीट में एडमिशन लेना हो तो वहां जा सकता है। ये द्रोड़ा कैंपस आप जहां पढ़ते हैं। डिजिटल कैंपस है जहां पर्दे के पीछे काम होता है। अरे रिकॉर्डिंग होती है तो सब पर्दे के पीछे वाले लोग हैं ना, हीरो। आप तो फिल्म में हीरो को देखते हो, लेकिन जो रिकॉर्ड करते हो उसको कभी किसी ने आपने देखा नहीं। तो ये पर्दे के पीछे वाले लोग हैं जो मोशन को बढ़ाने में काम करते हैं। ये अपना ध्रुव कैंपस है। ध्रुव कैंपस इस साल नया कैंपस खुला है जो अपना रेजिडेंशियल कैंपस है। बहुत शानदार कैंपस है। आपको समय मिलेगा तो आपको यहाँ घुमाने आपको ले जाया जाएगा, बसें लगेंगी, आप कैंपस घूम के आइएगा। बहुत शानदार कैंपस है। दक्ष 2 नया कैंपस बना है जो नीट डिवीजन की 2nd बिल्डिंग बनी है। 1st बिल्डिंग फुल होने की वजह से 2nd बिल्डिंग बन गई है, इस साल से स्टार्ट हुआ। ये हेल्प डेस्क में आपको विवेक जी मिलते होंगे, जानते हो सब लोग विवेक जी को? तो ये नहीं जानते हो तो आप नंबर नोट कर लीजिए, आपके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। कम से कम 8 महीना तो बहुत काम आएंगे ना, फिर आप चले जाओगे सेलेक्ट होके, ठीक है भाई। अभी जब तक मोशन में हो तब तक विवेक जी का नंबर नोट कर लो, ये आपके बहुत काम आएंगे। आपको कोई भी जरूरत होगी तो आप जो है इनको फोन कर सकते हो। चलिए आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैसेज वाली, जो पेरेंट्स बैठे हैं और अपने बच्चे भी अपने पेरेंट्स को बताएंगे ये बात। क्या होता है इसमें 2, ये आप मैसेज के फॉर्मेट देख रहे हो, इसमें एक मैसेज तो आएगा जैसे बच्चा आपका कैंपस में एंट्री करेगा, अटेंडेंस लगाएगा, आपके पास मैसेज आएगा कि आपका बच्चा कैंपस में एंट्री कर लिया। इट्स ओके, इग्नोर करो आगे, भाई कैंपस में एंट्री कर लिया, आपका हेडेक नहीं। एक मैसेज आएगा दोबारा कि आपका बच्चा कैंपस से क्लास करके निकल गया, ठीक है, ये भी ठीक है, चलो क्लास किया, घर चला गया। एक मैसेज ऐसा आएगा कि आपका बच्चा कैंपस में आया लेकिन बीच में ही निकल गया, मतलब क्लासें खत्म नहीं हुई है, बीच में ही निकल गया। तो आपको थोड़ा सा इसमें हेडेक होगा कि भाई ये क्यों बीच में निकला। तो आप तुरंत अपने बच्चे से बात करिए कि बेटा आपने क्लासें क्यों छोड़ी ना। अगर बच्चे से बात नहीं होती तो हमारे से बात करिए, एकेडमिक टीम से बात करिए। कहीं न कहीं आपको पता करना पड़ेगा पेरेंट्स को कि मेरे बच्चे ने क्लास क्यों छोड़ी। 14 टाइप का मैसेज आएगा कि आज आपका बच्चा कोचिंग आया ही नहीं है। ये जो है थोड़ा अलर्ट है, ये आप सब बच्चे पेरेंट्स को बताएंगे।
ये सब अलर्ट है कि यार बच्चा कोचिंग ही नहीं आया, तो आपको तुरंत तत्काल प्रभाव से बच्चे से बात करनी है कि बच्चा कोचिंग क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत, बच्चे से बात हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं हो तो फिर एकेडमिक टीम के नंबर होंगे, उनसे आप बात करके पता करिए कि भाई बच्चा क्लास क्यों नहीं आया। ठीक है, यही दो मैसेज है जो आपको ध्यान रखने हैं। हाँ, ये पीटीएम, जब आपके बच्चे छोटे थे, स्कूल में पीटीएम होती थी तो पेरेंट्स तो जाते थे ना पीटीएम में, वहां टीचर से मिलते थे कि मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, बच्चे का रिजल्ट क्या आ रहा है, बच्चा शैतानी तो नहीं कर रहा। बहुत सारे पेरेंट, हम लोग भी जाते हैं ना अपने बच्चों को, तो पता है। ठीक है, मैं तो ज्यादा बात नहीं करता, बट अपन मैडम लगी रहती है ना। तो अब आप सोचो कि क्या आपके बच्चे इतने बड़े हो गए कि आपने बच्चों को बिल्कुल छोड़ दिया कि जा जो करना है करो। भाई अब अगर पीटीएम इंस्टीट्यूट में हो रही है तो आपके बच्चे, देखिए बच्चा कितना बड़ा हो जाए, माँ बाप, आदमी गांव में कहता है ना, अपनी यूपी में कहावत है, बच्चा कितना बड़ा हो जाए बाप तो बाप ही होता है। तो बच्चा कितना बड़ा हो गया, इतना भी बड़ा नहीं हो गया कि आप बच्चे को इतना फ्री छोड़ दो। अगर इंस्टीट्यूट पीटीएम ऑर्गेनाइज कर रहा है तो यह आपका कर्तव्य है कि हर पीटीएम में पेरेंट्स को आना चाहिए और टीचर से मिलके पूछना चाहिए कि मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, मेरे बच्चे का रिजल्ट क्या है, मेरे बच्चे को कोई समझ में नहीं आ रही है, ऐसी चीज सारा डिसाइड करना चाहिए आपको। तो और ये ऐसा नहीं होता कि हम लोगों ने बोला कि आज मैसेज कर दिया कि कल पीटीएम है, नहीं, आपको 1 महीने पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि अगले महीने की इस तारीख को पीटीएम है। तो क्या 1 महीने पहले आप प्लान नहीं कर सकते कि मैं अपने बच्चों से मिलाऊं? भाई आप प्लान आपको करना चाहिए क्योंकि बच्चा आप ही का है। ऐसा देखिए, आपने मोशन में छोड़ दिया, चलिए मोशन में छोड़ दिया, एडमिशन करा दिया, मैं आपको इस बात की 100% गारंटी देता हूं कि आपके बच्चे का ख्याल मां की तरह तो नहीं, लेकिन मां जैसे जरूर रखेंगे। मां की तरह तो कोई नहीं रख सकता क्योंकि मां एक ही होती है। मां की तरह एक बार अपनी मां के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि बच्चे का ख्याल बिल्कुल मां की तरह रखना वो तो इम्पॉसिबल है। मां के लिए बच्चा बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो लेकिन मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, और सब ये बच्चे जितने पेरेंट्स के साथ नहीं है अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि आज सर ने ये बोला है कि जब भी कभी पीटीएम हो आपको 1 महीने पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप सभी के बच्चों के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो पीटीएम में जरूर आए। नेक्स्ट, ये अपना कैंपस है, ये तो सब बच्चे जान चुके हैं, आगे बढ़ाओ। अटेंडेंस कहां लगती है सबको पता है। ये अपने 60+ सेंटर है, सेंटर फ्रेंचाइजी सेंटर है जो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में फैले हुए हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि और ये सब क्यों हो रहा है? आपके प्यार की वजह से। क्योंकि देखो, टीचर का एग्जिस्टेंस तभी है जब बच्चे उसे चाहेंगे। तो आपकी प्यार की वजह से लगातार सेंटर बढ़ते जा रहे हैं और अगली साल ये 75+ करने का प्रॉमिस है कि भाई 75+ सेंटर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में मोशन होना चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां मोशन के लिए। ये अपना कोटा स्टाफ है भाई, कोटा में इतने लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपके लिए इतने लोग, क्योंकि आपको तो लिमिटेड लोग दिखाई देते हैं भाई। आपने अभी मैंने क्या बोला कि आपको हीरो दिखाई देते हैं, बट वो मूवी के लिए कितने लोग काम करते हैं उनके बारे में कोई नहीं बताता। आप देखे हो कि फिल्म जब खत्म होती है तो लास्ट में सबके नाम आते हैं। देखिए हो, आप मूवी देखने गए होंगे तो लास्ट में याद करो सबके नाम, बताओ अच्छा कितने लोगों नाम पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता। मूवी खत्म हो गई, वो नाम नेमिंग चलती रहती है, हम लोग अपना निकल जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखो, क्या उनके बिना मूवी बन सकती थी? असली किरदार तो वही है। तो ये असली किरदार हैं जिनकी वजह से आप सब आराम से पढ़ते हो। क्योंकि माइक खराब हो गया तो माइक आरआरडी सर थोड़ी ना सही करेंगे भाई, उसके लिए तो लोग है ना, वो भी तो थैंकफुल होने चाहिए। तो एक बार मोशन स्टाफ के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। क्योंकि देखो क्या होता है, कहीं भी नीचे से लेके ऊपर तक कोई भी कंपनी हो, कोई भी सिस्टम हो, उसकी ग्रोथ में हर एक मेंबर का रोल होता है। मेरा मतलब अलग तरीके से मानना होता है। हमारे यहाँ अगर मान लीजिए मोशन की ग्रोथ हो रही है तो उसमें अपने प्यून का भी रोल है जो आपको पानी पिलाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप आए, पेरेंट्स आए और उसने गिलास ही फेंक दिया आपके ऊपर, तो आपको यार स्टाफ भी कितना बदतमीज है, नहीं लेना है एडमिशन। नीचे से लेके टॉप टू बॉटम हर एक आदमी का रोल होता है किसी भी सिस्टम में ग्रोथ के लिए। ठीक है भाई, तो क्या अपन ये अपना टारगेट क्या है? जल्दी बोलो, चला जाए। क्या है आपका टारगेट?
आईआईटी। क्या है? जोर से बोलो। ये मत दे देना जय माता दी। ठीक है, चलो भाई, भारत माता की जय। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मुझे लग रहा था बहुत लंबी हो गई सर स्पीच।